मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, इंसानियत का इंसानियत के साथ जो रिश्ता होता है वहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि लोग आपस में एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। जहाँ कहीं भी चैरिटी होती है, चैरिटी का सबसे पहला कदम ये होता है कि जहाँ कहीं भी लोग मुतासिर होते हैं उन्हें खाना पहुँचाया जाता है। तमाम मज़ाहिब में देखिए आप, चैरिटी खाना, खुशी खाना, गम खाना, खाने से शुरू होती है बात और खाने पर ख़त्म होती है। जहाँ कहीं भी कोई गवर्नेंस होता है वहाँ पर समाज के मुख्तलिफ तबके के लोग बसते हैं। कहीं पे बहुत ज़्यादा मुतमव्विल लोग रहते हैं, कहीं पे औसत दर्जे के लोग रहते हैं, तो कहीं पे बिलो पावर्टी लाइन के लोग भी होते हैं जो रोज़मर्रा कमा कर खाते हैं। ऐसे में अगर कोई, जैसे कि कोविड आ गया था, ऐसी कोई बड़ी परेशानी आ गई तो लोगों के खाने के लाले पड़ जाते हैं। हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है ऐसे तबके के लोगों को खाना पहुंचाना यकीनी बनाए। ऐसे में अगर साल हा साल किसी का खाना रोक दिया जाए तो ये कितने बड़े अफसोस की बात है। मैं बात कर रहा हूं रियासत तेलंगाना की, जहां पर अरसे दराज से लाखों रेशन कार्ड्स कैंसिल कर दिए गए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भीख ना मांगने पर मजबूर हो गए। ये क्यों हुआ और इसका क्या जो है खमियाजा है, ये इस ताल्लुक से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर समाजी जहदकार जनाब सैयद कुतुबुद्दीन मखसूस साहब, जो कि इस मामले में तेलंगाना की हुकूमत से लड़ रहे हैं ताकि गरीब आवाम को उनका हक पहुंचे। मखसूस साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है जी। तो सबसे पहले ये बताइए, ये जो राशन कार्ड्स कैंसिल हुए हैं ये कब हुए और कितने लाख राशन कार्ड्स कैंसिल हुए? अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब, बहुत बहुत वालेकुम। शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है जिस पे आपने आज बात करने का फैसला किया है और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारा सिलसिला जो हुआ है राशन कार्ड को लेकर मैं आपको आपके ज़रिए आवाम तक पहुंचा सकूं। जी। दरअसल पीडीएस जो स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही पुरानी स्कीम है, नई स्कीम नहीं है हिंदुस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं जब मेरे बचपन में, मैं खुद, मेरे वालिद साहब महकमा पुलिस से ताल्लुक था, उनका सरकारी ओहदेदार थे, लेकिन हमारे पास भी एक राशन कार्ड हुआ करता था। लार्जली दो कैटेगरी के राशन कार्ड हुकूमत आवाम को देती थी। एक था एबो पॉवर्टी लाइन जिसको पिंक राशन कार्ड कहा जाता था, और बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको व्हाइट राशन कार्ड कहा जाता था। सालों साल हुकूमतों ने इनको दिए हैं गरीबों को, और गरीब और अमीर सारे लोग राशन सब्सिडाइज रेट में लेके उसका इस्तेमाल करते थे। राशन के साथ साथ राशन कार्ड एक शिनाख्ती कार्ड की तरह भी इस्तेमाल होता था लोगों के लिए, जिसके ज़रिए लोग अपने पासपोर्ट बनवाते थे पहले, या राइट। दूसरी स्कीम जो है उसके बेनिफिट भी लेते थे। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये स्कीम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्कीम है गुर्बत से लोगों को ऊपर लाने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, क्योंकि खाना एक बुनियादी हकूक में से माना गया है। राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी जो कहा जाता है, बिना लोगों को टाइम पे खाना पहुंचाए उनकी जी। डिग्निटी को इंश्योर नहीं कर सकती हुकूमत, इसीलिए इस स्कीम को लाया गया था। ठीक तो 2013 में इसी को मद्देनजर रखते हुए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हुकूमत ने पास किया था, एक कानून बनाया जिसमें राशन कार्ड एक स्कीम के तौर पर नहीं, लोगों के हक के तौर पर माना गया। वो कानून आया है, लोगों का बुनियादी हक है कि उनके पास राशन कार्ड हो और हुकूमत उनको राशन दे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक मामला था कि ये इतनी बड़ी स्कीम थी जिसमें करोड़ों रुपए का जो ना हुकूमत का बजट होता था, और कई हुकूमत के इंक्वायरी कमेटीज ने अपनी स्टडीज की रिपोर्ट में कहा है कि जितना पैसा हुकूमत देती है उसका 50% भी लोगों तक नहीं पहुंचता। अच्छा। करोड़ों रुपए का एलोकेशन था, लेकिन करप्शन बहुत था इसमें। जैसे कि दुकानदार झूठे राशन कार्ड बतवा के उनके नाम से राशन उठाते थे, बेच देते थे मार्केट में, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, ये सारी चीजें होती थी। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जब आया 2013 में, हुकूमत ने इस बात को मद्देनजर रखा कि जो बोगस राशन कार्ड हैं, डुप्लीकेट राशन कार्ड हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको इसमें से निकाला बर्खास्त जाए। किया। ठीक। इस सिलसिले के तौर पे हुकूमत ने डिजिटाइजेशन ऑफ राशन कार्ड का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया था 2014 में। 2013 में हुकूमत हिंद ने तमाम रियासतों को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप डिजिटाइजेशन करें और इनको आइडेंटिफाई करें। तो बोगस राशन कार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हो सकते थे। एक, हुकूमत डिजिटाइजेशन के जरिए करें, और दूसरा
लोगों के घर घर जाके पता करे कि जिनके पास राशन कार्ड है वो जेन्युइन लोग हैं या नहीं है। ठीक है। लेकिन तेलंगाना में ये मामला हुआ कि तेलंगाना हुकूमत ने 2014 में एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया, एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम डिज़ाइन किया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों का डेटाबेस उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है, जमा किया है। जैसे कि सेंसस का डेटाबेस है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का डेटाबेस है, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का डेटाबेस है, राशन कार्ड, आधार, ये सारी चीज़ों को इन्होंने लिंक किया। लिंक करके उसमें डिजिटाइजेशन करने के बाद कंप्यूटर एक रिजल्ट जनरेट करता है कि मसूद जो है, मसूद नाम के अगर एक ही एड्रेस पे दो लोग हैं, तो हुकूमत ने अज्यूम किया है कि ये दो नहीं एक ही आदमी है, तो एक आदमी का राशन कार्ड कैंसिल किया जाए। अच्छा। तो कंप्यूटर का जो रिजल्ट आया, उसका जो जनरेट किया गया रिजल्ट, उसकी बुनियाद पे हुकूमत ने लाखों राशन कार्ड 2014 से 2021 तक कैंसिल किए हैं और अभी भी वो सिलसिला चल रहा है। जी, तो अब कितने लाख रेशन कार्ड्स कैंसिल हुए हैं? 2020 जनवरी तक का जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास थे, उसमें तेलंगाना में 21 लाख राशन कार्ड कैंसिल हुए हैं। 21 लाख कैंसिल हुए, जिसमें से जेन्युइन केसेस कौन थे, जो हकदार थे उनके भी कार्ड्स कैंसिल हुए? वो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम की बुनियाद पे हुकूमत ने राशन कार्ड कैंसिल किए हैं, लेकिन तरीका ये होता है कि कोई स्कीम के को डिनाई करने के लिए या किसी को उसके राइट्स को डिनाई करने के लिए हुकूमत को एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर कंप्यूटर ने एक रिजल्ट जनरेट किया है कि एक नाम के दो लोग एक ही जगह पे रहे हैं, तो उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। घर जाके उनके एड्रेस पे इंक्वायरी करके पता करें कि ये दो लोग अलग अलग हैं या एक ही हैं। वो हुकूमत ने नहीं किया, बगैर ग्राउंड वर्क के कैंसिल कर दिया। बिना फील्ड लेवल इंक्वायरी के इन्होंने रिजेक्ट किया राशन कार्ड। और दूसरा यह था कि अगर किसी के नाम पे 4 व्हीलर व्हीकल है या किसी के नाम पे कोई मकान है, वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करता है। इस तरीके के कई पैरामीटर्स हुकूमत ने बनाए थे। 17 पैरामीटर्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें डुप्लीकेट आधार कार्ड के भी दावे इन्होंने किए हैं। इनका जब रिजल्ट आया तो इनको चाहिए था कि बेनिफिशियरी को नोटिस दिया जाए कि हमारी इंक्वायरी में पता चला है कि आपके पास कार है या आपके पास जाती मकान है या फिर आप अबव पॉवर्टी लाइन से आपका ताल्लुक है। और अगर आप उस कैटेगरी में नहीं है तो आप हमसे रुजू होकर अपना क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज हम आपका राशन कार्ड कैंसिल कर दें। तो ड्यू प्रोसेस जो होता है, तो इंक्वायरी हो, फिर बेनिफिशियरीज को नोटिस दी जाए वजूहत बताते हुए, लेकिन ऐसा प्रोसेस इन्होंने फॉलो नहीं किया। और लोग परेशान, लोग जो गरीब लोग थे, कई साल से, पिछले 4 साल से कई लोग मुझसे रुजू हुए कि हमारा राशन कार्ड कैंसिल हो गया, ये बताते हुए कि हमारे बेटे के नाम पे मकान है। हमारा राशन कार्ड कैंसिल हो गया ये बताते हुए कि हमारे पास लॉरी है। मैंने उनकी इंडिविजुअल तौर पे मदद की थी उनके कंप्लेंट्स वगैरह फाइल करने के लिए, लेकिन हुकूमत ने नए राशन कार्ड जारी करना भी बंद कर दिया था। 2017 में आखिरी बार उन्होंने एप्लीकेशंस कॉल फॉर करे थे नए राशन कार्ड के। तो गरीब लोग भटक रहे थे। असिस्टेंट सिविल ऑफिसर जो होता है सर्कल का, उनके दफ्तर के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उनको कोई रिजल्ट उसका नहीं मिल रहा था, कोई जवाबदेही नहीं मिल रही। अच्छा, 2017 के बाद से रेशन कार्ड अभी तक नहीं बने किसी के भी? पिछले साल जून में तेलंगाना हुकूमत ने अनाउंस किया था कि जितने एप्लीकेशन पेंडिंग हैं नए राशन कार्ड के, जिसमें जिनके डिलीट हुए थे और लोगों ने री अप्लाई किया था एप्लीकेशन, उनको सारों को दे देंगे। लेकिन उसमें से भी मेजॉरिटी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। पिछले साल मई, जून, जुलाई 3 महीने में हम लोगों ने राशन कार्ड इशू किए हैं। उसमें 50% राशन कार्ड एप्लीकेशन को उन्होंने रिजेक्ट किया था। जी, मेरे भी बात में ये इल्म में ये बात आई कि जो है कई लोग जो अप्लाई किए थे या फिर जिनका कैंसिल होने के बाद रीवेरिफिकेशन के लिए उन्होंने डाला था, तो वो जो है सैंक्शन नहीं हुआ है। तो ये कब खोलेगी हुकूमत राशन कार्ड की इजराई का? अभी बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि एक तो नए एप्लीकेशन का रिजेक्शन ये एक अलग मामला है। नए लोगों को एप्लीकेशन डालने, जिनको डाला है उनको राशन शुरू करना ये एक अलग मामला है। जिनके जेन्युइन राशन कार्ड थे, जिनके डिलीट हुए हैं, ये एक अलग मामला। 3 किस्म के इश्यूज है जो राशन कार्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग फेस कर रहे हैं तेलंगाना में। अच्छा। तो जो डिलीट हुए हैं उसका केस हमने फाइल किया था तेलंगाना हाईकोर्ट में 2020 में। लॉकडाउन था, कुछ लोग जिनके राशन कार्ड कैंसिल हुए थे वो मुझसे रुजू हुए और कहने लगे कि सर लोग राशन लाके बांट रहे हैं, मुख्तलिफ NGOs की तरफ से, पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से या सोशल वर्कर्स की तरफ से लोग राशन बांट रहे हैं, लेकिन हमको हेसिटेशन होता है जाके वो राशन लेने के लिए, क्योंकि हम अपनी शराफत की ज़िंदगी गुजारें, हमको जाके हाथ फैलाना पसंद नहीं है। अगर हमारा राशन कार्ड अगर होता तो शायद हम जाके राशन की दुकान से राशन लेते, उसके बेनिफिट्स लेते और हम अपनी गुर्बत का जो ना तमाशा नहीं करते। बिल्कुल उस तरीके की फीलिंग्स थी, क्योंकि डिग्निटी का सवाल था। तो वो लोग मुझसे रुजू हुए और मैंने उसका फ़ायदा उठाते हुए कोशिश की और एक PIL हम लोगों ने तेलंगाना हाईकोर्ट में फाइल की थी और बहुत ही अच्छा इंटरिम ऑर्डर आया था
इनिशियल स्टेज पे, जिसमें जज ने कहा था कि आपने इतने राशन कार्ड कैंसिल किए और बिना वेरीफाई किया है, तो आप सारे राशन कार्ड्स को रिस्टोर करिए। फिर वो सिलसिला चला। 2021 मार्च में नए चीफ जस्टिस आए और उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन से रिलेटेड मामला था, तो इसकी अब सुनवाई की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इमीडिएट इस PIL को डिसमिस कर दिया। और फिर हमने एक नेशनल लेवल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, जो लॉयर्स हैं की टीम है, वो मदद करते हैं लोगों के मसलों को हल करने में। उनसे हमने रुजू किया। सीनियर एडवोकेट पोलिन गोंसाल्वेस साहब ने बहुत मदद की और इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसका जजमेंट रिसेंटली आया है। जी, तो कोर्ट को अप्रोच होने से पहले आपने क्या हुकूमत से नुमाइंदगी की इस ताल्लुक से? हुकूमत से इंडिविजुअल तौर पे हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए थे। असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर और चीफ राशनिंग ऑफिसर जो है हैदराबाद जिले के, जिनके राशन कार्ड कैंसिल हुए, उनको हमने फैसिलिटेट किया था कि आप लोग अपने कंप्लेंट फाइल किए। मैं उनको लिख के देता था, उनके नाम से डालता था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर हम लोगों ने कंप्लेंट फाइल किया, तो जवाब ये आता था कि अभी तो राशन कार्ड अजरई का सिलसिला हुकूमत ने रोक दिया है, जब इंस्ट्रक्शंस आएंगे तब हम इसको इशू करेंगे। 2-2 साल से लोगों का एप्लीकेशन, 3-3 साल से एप्लीकेशन पेंडिंग थे, तो कोई जवाबदेह नहीं था हुकूमत में। और एक भी संगीन मामला ये है कि जो नए एप्लीकेंट्स होते हैं, जेन्युइन होते हैं, एक अचानक ये होता है कि फैमिली का ब्रेड अर्नर गुजर जाता है। अब वो उसके बीवी बच्चे जो है कसम पुर्सी के हाल में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हुकूमत का काम नहीं क्या ये राशन कार्ड के इजराई का मामला राउंड द क्लॉक ऑन नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल, तरीका तो यही होना चाहिए कि एप्लीकेशन दरखास्तें वसूल कर की जाए, उस हर दिन वसूल की जाए और उसकी इंक्वायरी की जाए। अगर वो हकदार है तो उनको तब का तभी राशन कार्ड इशू किया जाए, क्योंकि भूख एक ऐसा मामला है जो किसी का इंतजार नहीं करते। और हमको पता है कि तेलंगाना के कई जिलों में लोगों ने भूख की वजह से अपनी जान दी है। कई किसान हैं जिनके पास पैसा खाने के लिए पैसा नहीं था, जिनके पास लोन पे करने के लिए पैसा नहीं था, तो उन्होंने सुसाइड की है, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो इस भूख किसी का इंतजार नहीं करती। हुकूमत को चाहिए कि राइट टू फूड जो है गरीब लोगों का, उसको इंश्योर करें, टाइमली दें और दरखास्तें वसूल की जाए। कई गरीब लोग हैं, या फिर ऐसे होंगे कि कई लोग अमीर होंगे। यानी आज के दौर में एक ऐसा आदमी जो 30,000 रुपये कमाने वाला था लेकिन गरीब हो चुका है किसी वजह से, नौकरी चली गई, कोविड की वजह से कई लोगों की नौकरियां चले गए हैं, और एक बड़ा तबका बिलो पॉवर्टी लाइन में आ चुका है। जो लोग कल तक अच्छे खासे नौकरियां करते थे, आज गरीब हैं, वो लोग हाथ फैलाने पे मजबूर है। अब हम जानते हैं कई लोग जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो MNCs में काम करते थे, कॉल सेंटर्स में काम करते थे, आज ओला उबर के बाइक चलाने पे मजबूर हैं। इनको आज मदद है की जरूरत है। अगर हुकूमत उनके दरखास्तें मौसूल नहीं करेंगी तो ये इलीगल है, और हम कोशिश ये करेंगे हुकूमत को इसके जवाबदेह बनाएं, उस पर कोशिश करें, इंशाल्लाह उस पर कुछ होगा। कोविड के आने के बाद से कई रोजगार के जराए जो है बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में जो है काफ़ी तादाद में लोग जो है BPL के नीचे आ गए हैं। और फिर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि एप्लीकेशन साल भर और राउंड द क्लॉक, क्योंकि आजकल डिजिटल मामला है, कंप्यूटर इंटरनेट के ज़रिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो राउंड द क्लॉक राउंड द ईयर होना चाहिए रेशन कार्ड्स की एंट्री और फिर उसका अप्रूवल। बिल्कुल होना चाहिए, मैं वही बता रहा था। लेकिन ये एक मामला ये है कि हुकूमतों ने डिजिटाइजेशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बहुत ही अच्छे तरीके से मिसयूज़ किया है। वो ऐसे कि आप मिसयूज़ किया है। अच्छा। जैसे मैं डिजिटाइजेशन का एग्जांपल दे रहा था कि राशन कार्ड लोगों की जो ना छीने गए, लोगों के हक मारे गए, डिजिटाइजेशन करके ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया, और उनके पास जवाब ये है कि हाँ हमने एक प्रोसेस फॉलो किया है कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें ये रिजल्ट आया, हमने लोगों के राशन कार्ड कैंसिल कर दिए। लेकिन प्रोसेस ये बोलता है कि आपको घर जाना चाहिए था। तो इसको एक्सप्लॉइट किया है टेक्नोलॉजी को उन्होंने। बहुत पते की बात की है आपने, डिजिटाइजेशन को मिसयूज किया है हुकूमत ने, रॉन्ग रीजंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने मफाद के लिए। हाँ, यस, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जितनी सहूलतें बढ़ रही है आवाम तक वो सहूलतें पहुंचे, मगर हो ये रहा है कि सहूलतें हुकूमत को पहुंच रही है और आवाम महरूम हो रही है। तो दूसरा मामला जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस का है, जैसे मैं बोल रहा था कि डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मिसयूज किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये मामला है कि आप कोई भी स्कीम लॉन्च होगी तो आप एक टाइमलाइन देंगे कि 1 महीने के अंदर 1 से 30 तक आपकी दरखास्त की लाइन खुली रहेगी, और आप मी सेवा या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके उसको दरखास्त दाखिल कर लीजिए। इस मामले में कई लोग जेन्युइन बेनिफिशियरीज जो होते हैं, जिन तक हुकूमत की स्कीम्स की तफसीलात पहुंचती नहीं है, और वो लोग अप्लाई नहीं कर पाते, और आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉल फॉर जो करते हैं वो बंद कर देते हैं बिना वेरीफाई किए कि हर हकदार को उनका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 2 साल तक फिर आप उसकी दरखास्त
या एप्लीकेशन कॉल फॉर नहीं करते, तो इसमें हज़ारों लाखों जो जेन्युइन लोग होते हैं वो लोग उससे महरूम हो जाते हैं स्कीमों से। जबकि होना तो ये चाहिए था कि आप दरखास्तें ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप दरखास्तें वसूल करते रहें और आपका महकमा जो है, जो अच्छी खासी तनख्वाहें लेके गरीब के लोगों की काम करने के लिए मुतयन किया गया है, उनकी ये जिम्मेदारी हो कि वो वेरीफाई करें उन सब चीज़ों को। लेकिन ये सारा चीज़ों को इन्होंने ओवरलैप किया है, बाईपास किया है। जो नेचुरल प्रोसेस होता है इंसाफ देने का, उसको बाईपास करके आपने एक डिजिटाइजेशन को एक्सप्लॉइट किया है गरीबों के खिलाफ। अमीरों के खिलाफ तो नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे स्कीम्स अमीरों के नहीं हैं, गरीब लोगों के स्कीम्स हैं, जिसमें दलित हैं, मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज़ हैं लार्जली, इनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज़्यादा इम्फेसिस जो किया है वो यही किया है कि आपने डिजिटाइजेशन किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं किया है लोगों के घर पर जाके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि 19 लाख राशन कार्ड का रिकॉर्ड इन्होंने दिया था इनके एफिडेविट में, 19 लाख राशन कार्डों की रीवेरिफिकेशन की जाए। ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। हिंदुस्तान में आज तक कोई स्टेट में या कोई केस में इस तरीके का ऑर्डर नहीं मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से हुकूमत को कहा है कि ये जो केस है, ये कोई लग्जरी या वीआईपी वालों का केस नहीं है, गरीब लोगों का मामला है, उनके राइट टू फूड का मामला है। आप इसको सीरियसली देखें और लोगों के एप्लीकेशंस को वेरीफाई करिए। और हमें हुकूमत तेलंगाना से उम्मीद भी है कि वो लोग कुछ इंसाफ करेंगे इस मामले में, क्योंकि केसीआर साहब बहुत ही प्रो लीडर हैं गरीबों के। दलित बंधु के नाम पे दलित फैमिलीज को 10 लाख रुपए दे रहे हैं, गरीबों की शादी के लिए 1 लाख रुपया दिया जा रहा है जहाँ पे। तो लोगों के राइट टू फूड जो है, लोगों के जो बुनियादी हक है खाने का, उसमें वो इंसाफ करेंगे, हमें उनसे उम्मीद है। जी, बहुत अच्छे। आपकी काविश की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इतना अहम फैसला दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से टाइम बाउंड एक्शन मांगा है? टाइम बाउंड एक्शन ऑर्डर में तो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, इसको प्रोसेस करने में वक्त लगेगा। लेकिन उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका टाइम टू टाइम नोट लेता रहेगा। क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने केस को पोस्ट करने की जो तारीख बताई है 3 हफ्ते के बाद। तो इट मीन्स के 3 हफ्ते के बाद तो नहीं आएगा, लेकिन कम से कम 1-2 महीने के बाद वो हियरिंग के लिए आएगा और सुप्रीम कोर्ट हुकूमत से पूछेगा कि आप बताइए आपने क्या क्या किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट ये भी बात कही है कि चीफ सेक्रेटरी जो है स्टेट के, उनको एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है कि आपने राशन कार्ड डिलीट करने से पहले क्या क्या मेजर्स लिए हैं लोगों के, वो आप एफिडेविट फाइल करिए। इट मीन्स के आपको बताना पड़ेगा कि हमने लोगों के घर पे विजिट किया था या नहीं किया था, या हमने नोटिस दी थी या नहीं दी थी। तो इस तरीके की चीज़ें उनको देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों का खुलासा होगा। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अगले 2 महीने में ये गुरबा जिनके राशन कार्ड गैर ज़रूरी तौर पर या फिर गैर मुनसिफाना तौर पर डिलीट किए गए हैं, उनको फिर से राशन कार्ड जारी किए जाएंगे और उनको फिर राशन की सप्लाई मिलेगी इंशाल्लाह। आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो नाज़रीन, ये थे जनाब एसक्यू मकसूद साहब, जिन्होंने तेलंगाना में जो राशन कार्ड्स लाखों की तादाद में डिलीट किए गए बग़ैर कोई वेरिफिकेशन के, इसके ख़िलाफ़ इन्होंने कोर्ट में दस्तक दिया। हाई कोर्ट में मामला अच्छा चल रहा था, मगर चूंकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बदल गए, इसकी वजह से वो मामला वहीं पर रुक गया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फ़ैसला ये दिया कि हुकूमत तेलंगाना को नोटिस भेजा और जवाब तलब किया, और फिर 3 हफ्ते के बाद सुनवाई। अगर ज़्यादा से ज़्यादा देर भी हो जाए तो 2 महीने में जवाब हुकूमत को देना है। हुकूमत चीफ मिनिस्टर हो या चीफ सेक्रेटरी हो, मगर जब सुप्रीम कोर्ट की बात आ जाती है तो सबको अपने अपने काम प्रॉम्प्टली करने होते हैं, वरना बहुत बुरा नतीजा हो सकता है। अब देखना यह है कि किस तरह से तेज़ी से ये कार्रवाई होगी और जो रेशन कार्ड से महरूम है उनको अपने रेशन कार्ड और रेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।